Very important chapter, you must say. Uh, Let us continue without making delay. First of all, tell me, do you want any one of you regarding my past lecture? Is there any problem? Is there any problem? No, No. sir. Then we should proceed with the topic, and the topic is uh, how a resume should be effective and what are the ways by which we should adopt the techniques of writing a resume. Uh, Now I want to provide you some practical tips for preparing your resume. Some practical tips for preparing your resume oblique biodata oblique CV. CV. सर रिपीट कीजिएगा वन सेकंड. Practical tips for preparing resume biodata CV. CV. Start writing. There must be there must be an orderly presentation, an orderly presentation, an orderly presentation of various items of various items of information which should be included which should be included which should be included in the resume in the resume. Full stop. The information is classified is classified under the following headings under the following headings under the following headings. Let us know that आपका एक क्रमबद्ध प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत सारे आइटम पर इंफॉर्मेशन देने का, और इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो एक सीवी, एक रिज्यूम या एक बायोडाटा लिखने में जरूरत होती है। ऐसी सूचनाओं को हम वर्गीकृत करेंगे तो वो इस तरह का शीर्षक बनेगा। नंबर वन, नेम। नंबर वन, नेम। नंबर टू, address for correspondence. Number two, address for correspondence. Number three, email ID. Number three, email ID. Number four, mobile number. Number four, mobile number. Number five, post applied for. Post applied for. Number six, career objective.
कैरियर ऑब्जेक्टिव। सर नंबर 4 से बोलिएगा, नेटवर्क चला गया सर। नंबर 4 मोबाइल नंबर। नंबर 5 पोस्ट अप्लाइड फॉर। नंबर 6 कैरियर ऑब्जेक्टिव। नंबर 7 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नंबर 8 कॉन्फ्रेंस सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ऑब्लिक सेमिनार attended and paper presented. Number 9 personal detail. Number 9 personal details. Number 10 work experience. Number 10 work experience. Number 11 references. REFERENCES references or referees. REFEREES referees. 12 declaration. DECLARATION. इसमें कुछ बातें बताने की नहीं है, जैसे नेम हो गया वगैरह वगैरह। कुछ बातें बताने की हैं जो मैं आगे बता रहा हूं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। You must mention the specific post for which you are submitting your resume oblique CV curriculum vitae. Change the paragraph. The address provided in the resume should allow a prospective employer to reach you easily. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं जनरल बातें नहीं बताना चाहता हूं कि नाम में क्या भरें और एड्रेस में क्या भरें। जो बातें आपको बहुत जरूरी है वो समझिए। सबसे पहले ये कि मैंने ये पॉइंट्स 12 जो लिखाए हैं दैट कैन बी रीशफल्ड। रीशफल्ड का मतलब है इसमें ऊपर नीचे ऊपर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक नंबर में जो लिखा है वो एक ही नंबर में जाए। नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जिसको हम लोग सबसे ऊपर में लिखते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर। वजह ये होती है कि आज की स्थिति में आपको ये बात स्पष्ट करनी होगी फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग। हमसे गलती क्या होती है कि हम नौकरी मिलने की ख्वाहिश में पोस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। भाई मैं जीईसी वैशाली में व्हाट पोस्ट आई वांट, मैं फैकल्टी बनना चाहता हूं, पढ़ाऊंगा। वहां किरानी की भी जरूरत है, क्या हम ऑफिशियल ड्यूटी करेंगे, क्या व्हाट टू से क्लर्क्स बनना चाहते हैं, उसके भी पोस्ट है। क्या हम कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, कंप्यूटराइज सारा काम करेंगे, उसके भी पोस्ट है। क्या हम क्लास 4 में जाना चाहते हैं, डिफरेंट वर्क्स हैं उनके, उसके भी पोस्ट है।
क्या हम सिक्योरिटी के नाम पर जाना चाहते हैं कि मैं देख रेख केयरटेकर बनूंगा? सेवरल पोस्ट आते हैं। आप जब तक इस बात को क्लियर नहीं करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको वो लोग नॉन सीरियस लेंगे कि ही इज टोटली कंफ्यूज पर्सन। सर ये इसका एमटेक है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, बट ही इज मेंशनिंग एनी सुटेबल पोस्ट। और सुटेबल पोस्ट कौन दे दे सर इसको? ये आपके पीए वाला भी काम कर सकता है, प्रिंसिपल साहब के बगल में बहुत सारे काम होते हैं, भाई प्रोग्रामिंग का काम कर लो, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करवा दो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो, सब। इसलिए आपको साफ सुथरे ढंग से पोस्ट क्लियर करना ही होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से रखिएगा कि आप जो भी एड्रेस देते हैं उस एड्रेस को आसान बनाकर। आप पूछे क्यों? क्योंकि आप ये मानकर चलें कि जिस जगह आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, मगर आपसे अगर प्रभावित हो गया कि हाँ इस आदमी को रखना है, मिस्टर प्रोफेसर जमाल समी को यहाँ रखना है, तो वो अपने सूत्रों के द्वारा, अपने विश्वसनीय लोगों के द्वारा आपके घर पर आदमी भेजकर कुछ खबरें आपके बारे में जानना चाहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज, कितना जिम्मेदार आदमी है, इसका साख क्या है, ऑनेस्टी का क्या हालत है, डेडिकेशन का क्या हालत है। अब पूछे आप ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? डिफरेंट पोस्ट होते हैं, डिफरेंट जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो आपके बैकग्राउंड्स को नहीं जानेगा तो हो सकता है कि आप उसको काउंटर पर जॉब दे रहे हो, ऐसा जॉब दे रहे हैं जहां लड़कों का फीस वो कलेक्ट करेगा, पैसे रखेगा, बैंक में नहीं जमा करे तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? रसीद कुछ काटे, पैसा कुछ मांगे तो, रसीद किसी का ना काटे, वो पैसा ही रख ले तो, सेवरल प्रॉब्लम्स कैन बी। खास तौर से डिफेंस में जब वो आपको फौज में भेजना चाहते हैं तो वहां तो उनको और सेंसिटिव जोन होता है कि किस टाइप के लोगों के बीच रहता है, इसका नेटवर्क कैसा है, इसके मिलने जुलने, इसकी सर्किल्स कैसी है, वो अपने खुफिया तरीके से पता लगाएंगे। इसलिए एड्रेस को ना छुपाइए, एड्रेस को आसान बना दीजिए। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ मी, आई राइट डॉक्टर जमाल समी, बैतुलसलाम, लोधी कटरा, लैंडमार्क में दे देता हूं इन फ्रंट ऑफ साईं बाबा मंदिर, बिकॉज दैट इज लैंडमार्क। वहां पर आकर कोई भी आदमी समझ लेगा। दूसरा लैंडमार्क क्या है? वेस्ट ऑफ पुलिस चौकी, दैट इज लैंडमार्क। चलिए पुलिस आउटपोस्ट के वेस्ट में ये रहते हैं। दिस डिटेल शुड बी गिवन कि अगर किसी को कोई तरह का डाउट्स लगे कि आपको जॉब तो बहुत जिम्मेदारी का है, आप उसको क्वालिफाई भी कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ सिलेक्टर्स ने आपको चुना भी है, एक बात सामने आ रही है कि आप पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, आप जिम्मेदार हैं नहीं है, ऑनेस्ट है नहीं है, इस तरह की बातें वो बताकर नहीं पता लगाएंगे, वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव से आपके मोहल्ले में आपकी कहानी पता लगाकर चले जाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर, हाउ यू लिव एंड हाउ यू बिहेव। वो अपना सेटिस्फेक्शन करेंगे। स्पेशली मैंने बताया आर्मी में तो करते ही करते, और भी बहुत से सेंसिटिव जोन है, जैसे सीबीआई की नौकरी है, सीआईडी की नौकरी है, ईडी की नौकरी है, सेवरल नौकरी जो सेंसिटिव होती है वो अपने तरह से पता लगाते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है, आपने देखा होगा न्यू रेज्यूम में, कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव, अंकित हैव यू सीन? तुमने किसी सीवी में कैरियर ऑब्जेक्टिव देखा है? I have no idea about this, sir. जयराज, हैव यू गॉट आइडिया? ओके, नीतीश, हैव यू? नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी, सब ठोकर तो आप लोगों को नहीं लगी होगी सर। जो हम लोगों को लग चुकी है। रुद्र, तुमने देखा है कैरियर ऑब्जेक्टिव का एक कॉलम आता है सीवी में? नो, एनी वन ऑफ यू? 20 स्टूडेंट्स आर ऑन माई मॉनिटर।
किसी ने देखा है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव करके एक कॉलम्स आता है? नो। चलिए, कैरियर ऑब्जेक्टिव एक कॉलम आता है जिसको हम लोग 2 लाइन में, 3 लाइन में भरते हैं, कभी कभी 1 लाइन में ही भर लेते। लिख लीजिए, योर कैरियर ऑब्जेक्टिव, योर कैरियर ऑब्जेक्टिव, योर कैरियर ऑब्जेक्टिव should be very specific, very specific, stating clearly the position you are seeking, and the area in which you are very much willing to work. ओके। कैरियर ऑब्जेक्टिव एक टॉपिक होता है, किसी भी सीवी में हम लोग डालते हैं। इसमें क्या भरते हैं? योर कैरियर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्पेसिफिक, stating clearly the position you are seeking and the area in which you are very much willing to work. Full stop. Career objective should consist of 2 parts. Full stop. Your general skills that will qualify you for the post and one or more specific areas in which you are willing to work. Full stop. In short, comma, it is good to be as specific as possible. कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। आपके कैरियर का क्या उद्देश्य है? मैं इंजीनियर बन रहा हूं, हाँ, मेरे पास सेवरल अपॉर्चुनिटीज है। एक अपॉर्चुनिटीज है कि मैं अपनी सलाहियत से नीचे का भी इम्तिहान दे सकता हूं, जूनियर इंजीनियर बनूंगा, जिसे ओवरसियर आप कहते हैं। दूसरा, मैं अपने समकक्ष जो डिजर्व करता हूं, असिस्टेंट इंजीनियर बनूंगा। तीसरा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा ही नहीं, किसी बड़े फर्म में, इंटरप्राइजेज में ज्वाइन करूंगा। चौथा, मैं इन दुनिया को छोड़कर टीचिंग की दुनिया में जाऊंगा, गेट निकालूंगा, एमटेक करूंगा और वहां से क्वालिफाई करके कमीशन के थ्रू हम एक रेगुलर फैकल्टी बने। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती। तो कहता है कि आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल विशेष रूप से साफ सुथरे ढंग से होना चाहिए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आपकी हार्दिक इच्छा क्या है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि फर्स्ट, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपके अंदर अगर इच्छा है
कि आप कुछ करें तो रास्ते खुलेंगे। आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं थी, वो रास्ते आपने देखे ही नहीं, सुनसान भी पड़े हुए तो नहीं जाएंगे आप। मगर जो आपके अंदर इच्छा है, अगर उसी रास्ते पर आपको करके, उस भीड़ को पार करके, उस रोड जो है डिस्टरबेंस को पेशेंटली बर्दाश्त करके भी आप जाएंगे। तो ये आपका साफ सुथरा होना चाहिए कि आप कौन से काम में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है दो हिस्से पर होता है। इसके दो हिस्से ये है कि एक आप में जनरल स्किल है। डॉक्टर जमाल समी इज पीएचडी इन इंग्लिश एंड ही कैन टीच एनीवेयर इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड सो ऑन। कि एक तो उनके पास स्किल है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी अंडर ग्रेजुएट इवन पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा सकते हैं। टेक्निकल में भी पढ़ा सकते हैं, नॉन टेक्निकल में पढ़ा सकते हैं, जनरल में भी पढ़ा सकते हैं। ये आपकी जनरल कैपेसिटी है जो आपको उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? अंकित, मेरी बात समझने की कोशिश करो कि बीटेक तो आपका होना जरूरी ही है। बीटेक के बगैर एक साधारण सा पोस्ट भी आप नहीं ले सकते, वो तो मस्ट है ही है। तो जनरल क्वालिफाई करने के लिए आपकी एक स्किल है कि अगर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप एमटेक हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक में पढ़ाना चाहते हैं तो बीटेक है, फर्स्ट क्लास है, जो उनके क्राइटेरियाज हैं वो है। और दूसरा होता है कि उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें आपकी प्रबल इच्छा है काम करने की। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पढ़ा ही सकता हूं, मगर मेरी प्रबल इच्छा है कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाने के लिए मिले, स्पेशली ड्रामा पढ़ाने के लिए मिले, और खास तौर से शेक्सपियरियन ड्रामा पढ़ाने के लिए मिले, तो आई विल एंजॉय एंड आई विल डू द बेस्ट। कह तो सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपके अंदर होने चाहिए कि हाउ यू जस्टिफाई द जॉब, और उसमें दोनों तरफ के मामला क्लियर होने चाहिए कि आप जनरल क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं और स्पेसिफिक आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप कौन सा फील्ड ज्यादा पसंद करेंगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। ये बात समझ गए कि एक आप में जनरल प्रवृत्ति है कि मैं बीटेक हूं, मैं इंजीनियर बन सकती हूं, बन सकता हूं, और एक स्पेसिफिक डिजायर है कि सर मैं इंजीनियरिंग में आर्किटेक्ट पसंद करूं, मुझे डिजाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक अच्छी डिजाइनर बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, और मैं डिफरेंट मॉडल्स बनाना चाहता हूं कि रेसिडेंशियल कैसा हो, कमर्शियल कैसा हो, घर का रंग रूप कैसा हो, एवरीथिंग कम से कम जगह में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस सपोर्ट कर सके वगैरह। ये आपकी स्पेशलिटी है। आप शॉर्टकट में कहें तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव में स्पेशलाइजेशन जरूर दे दें। डिड यू गेट दिस पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। हमें भी अपनी डिग्री जब मैं ले रहा था तो उसमें एक स्पेशल पेपर था, आपको भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आपके 3 मेजर फील्ड्स होते हैं, सिविल के, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। मेरे यहाँ था कि व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, तो मैंने लिटरेचर में कहा था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब वैसे हिंदुस्तानी लोग जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा। हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लीज राइट डाउन। You should give your educational background. You should give your educational background
You should give your educational background in depth. In depth. Full stop. Employers are very much interested in knowing your educational qualification after high school. Full stop. Educational qualification are given in the reverse chronological order. CHRONOLOGICAL chronological क्रमबद्ध. Chronological order, comma, the most recent degree or qualification is presented first. ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं. यू शुड गिव योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन डेप्थ. फुल स्टॉप. Employers are very much interested in knowing your educational qualification after high school. Full stop. Educational qualification are given usually in the reverse chronological order, comma, the most recent degree or qualification is presented first. Change the paragraph. The degree, please pardon. Recent degree or qualification is presented first. Jairaj, please mute your mic. Recent degree or qualification is presented first. Full stop. Change the paragraph. The degree earned, comma, the name of the institution and the date of receiving the degree should be mentioned. देखिए, एक बात तो तय है कि हम लोगों के अंदर एक भावना होती है कि हम किसी को भी इस बात पर जज करते हैं कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. हालांकि थोड़ा सा मैं इससे डिफर करता हूं, लेकिन ये एक लंबा डिबेट बन जाएगा. बट आमतौर पर यही कह सकते हैं कि 50% आधी आबादी यही मानती है कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप एक सक्षम और एबल आदमी है. इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इसको पूरे डेप्थ में दे. डेप्थ का मतलब है गहराई तक जाकर दे. हर बहाल करने वाला एम्प्लॉयर, उसके मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि वो आपके शैक्षणिक क्वालिफिकेशन को
शैक्षणिक क्वालिफिकेशन में ध्यान रखें कि हमारी एक परंपरा रही है आफ्टरवर्ड्स का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से ये नौकरी शुरू हुई है, कि हम लोग मैट्रिक के नीचे, 10th के नीचे की डिग्री को इग्नोर करते हैं, मान के चलते हैं कि वो जनरल डिग्री है। हमारा नजर जो होता है वो अखबार की सुर्खी से होता है, और अखबार हमेशा देखेंगे 10th के रिजल्ट से ही छपता है। तो 10th, 12th, बीटेक है तो बीटेक, एमटेक है तो एमटेक, कुछ लोग तो कई सीढ़ी आते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर ITI, thereafter polytechnic, thereafter degree, he is having all। तो हम नीचे की सीढ़ी से अगर देखें तो हाई स्कूल के बाद के क्वालिफिकेशन पर उनकी नजर रहती है कि मैट्रिक के बाद ये आदमी कितना बड़ा कैरियरिस्ट है, कैसा रहा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अक्सर लोग गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपको रिवर्स में लिखना, ये नहीं कि हम मैट्रिक पहले लिखें उसके बाद इंटर लिखें। नो, ये सिली मिस्टेक है, और इतना बड़ा मिस्टेक है कि कोई भी आदमी इससे इरिटेट हो जाएगा। मैंने बताया था कि उसके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड। यू कैन अंडरस्टैंड, 1/4 ऑफ द मिनट। वो इतना वक्त नहीं बर्बाद करेगा कि मैट्रिक के आप कौन डिवीजन लाया। दैट शुड बी रिटन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि आई एम हैविंग डॉक्टोरल डिग्री इन ह्यूमैनिटीज इंग्लिश। सबसे पहले मैं PhD हूं, यहां से मैं शुरू करूंगा। क्योंकि अगर उसके पास 20 सेकंड है तो वो ये जान रहा है कि जो आदमी PhD किए हुए है वो MA तो करेगा ही। MA न करेगा तो PhD कर ही नहीं सकता। आपकी दुनिया में MTech किए हुए है तभी PhD कर रहा है, वरना बीटेक से तो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसको ये भी पता है कि अगर इसने MA किया है तो उसका ऑनर्स रहा होगा, या व्हाट टू से बैचलर डिग्री रही होगी। क्योंकि जब तक BA, BSc, बीटेक भी न होगा वो M पर जाएगा ही नहीं। और जब उसने ग्रेजुएशन किया है तो इंटर किया ही होगा, यानी कि 12th पास ही है। और ऑब्वियसली 12th पास है तो वो मैट्रिकुलेट भी रहा होगा। अब रिवर्स देने से फायदा क्या होता है कि दे आर हैविंग 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में वो सबसे पहले घबराए ये रहते हैं कि इज ही एलिजिबल, क्या ये अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई करता है क्राइटेरिया को जिसके लिए अप्लाई किया है। तो यस, ही इज PhD, वो टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनको कॉल कर क्वालिफाई कर रहे हैं, देख लेंगे वहां इंटरव्यू में होगा। लेकिन आप रिवर्स लिखेंगे तो मैट्रिक फिर इंटर पढ़ते पढ़ते वो कभी PhD तक आपके नहीं पहुंचेगा, और ही विल नॉट मेक यू इन शॉर्ट लिस्ट, वो छांट देगा। वो आपने उसका समय लिया, बर्बाद किया। हाँ, इंटरेस्टिंग अगर होगा, टाइम बचेगा तो PhD के नीचे उसको इंटरेस्ट होगा कि भाई MA में आपका कौन क्लास था, कितना % मार्क्स था, डिस्टिंक्शन था, नहीं था, टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो जो भी डिग्रियां आपने कमाई है, मैं इसे कमाना कहूंगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में यू विल रियलाइज दिस के आगे जाते जाते कितने पसीने बहाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत होती है, यू विल रियलाइज। और इसमें इंस्टीट्यूशन को जरूर लिखिए। कभी कभी इंस्टीट्यूशन भी कहीं ना कहीं इंप्रेशन देता है। ठीक है, आप GSC वैशाली में अगर मान लीजिए एमटेक आपने किसी IIT से किया है तो इंस्टीट्यूशन डालिए कि मैंने IIT खड़गपुर से एमटेक किया, IIT गुवाहाटी से किया, IIT सोन से किया, NIT से किया, वो भी डालिए। इंस्टीट्यूशन मस्ट बी गिवन। इंस्टीट्यूशन से फायदा कभी कभी होता है। क्राइटेरिया ठीक है, लीगल एस्पेक्ट से बोथ आर सेम। कोई स्टेट लेवल के MIT से एमटेक करे या नेशनल लेवल के IIT से करे, बोथ आर एमटेक। लेकिन इंस्टीट्यूशन लोग डालते हैं जस्ट हैविंग देयर माइंड कि इस इंस्टीट्यूशन की अपनी प्रतिष्ठा है, लोग डालते हैं, डाल सकते हैं आप। इसके बाद डेट ऑफ रिसीविंग जरूर डाल। क्यों? क्योंकि आप
आपकी डिग्री अगर बहुत पुरानी है तो फिर एक सवाल के दायरे में आती है, ईयर्स बैक यू डिड, वो डालना होगा। और साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दें कि मुझे मिली कब, क्योंकि कई बार आप देखेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ पेंडेमिक, कि आपकी सारी डिग्रियों के डेट्स उल्टे के पुल्टे होते, जो एक ट्रेडिशन बना हुआ था व्हेन आई ज्वाइंड दिस वर्ल्ड, दैट टाइम हम लोग ये मान के चलते थे कि मई के एंड तक एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, जून तक टॉप प्रायोरिटी में फाइनल ईयर की डिग्री मिल जाती है और जुलाई तक वो लोग आउट हो जाते हैं। ये हम लोगों का एक सिस्टम था, तो आपको वो देना होगा विच हैज बीन ब्रोकन ड्यू टू दिस पेंडेमिक। एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख ले, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स, this section gives the father's name, comma, permanent address, comma, date of birth, comma, sex, comma, nationality, comma, marital status, comma, language proficiency, proficiency, comma, hobbies and interest, participation in co-curricular activities, and other details. रेज्यूम का एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं पर्सनल डिटेल्स। इस सेक्शन में हम फादर का नाम देते हैं, नाउएडेज मदर्स नेम भी। इट मस्ट मेंशन कि हम अब अमेरिकन पैटर्न पर चल रहे हैं, तो अब इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से तो फादर ही का नाम डालते थे, हम लोगों के टाइम तक फादर था, बट नाउएडेज मदर्स नेम भी डाल दीजिएगा क्योंकि दोनों मांगा जाता है। परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो देना होगा। इसी सेक्शन में आप लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसी में मेल फीमेल यानी कि सेक्स लिख दें क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। सेवरल नेम्स आर एज सच विच आर कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। सरोज मैंने लड़के का भी नाम सुना है, सरोज मैंने लड़की का भी नाम, इसलिए दैट शुड बी मेन क्लियर वेदर मेल और फीमेल। नेशनलिटी, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग की दुनिया है, हो सकता है कि आप बाहर भी जाएं, बाहर की भी डिग्रियां लाएं, एंड आई प्रे कि आपके साथ ऐसा हो कि आप कुछ फॉरेन की भी डिग्री लाएं, तो नेशनलिटी लिख देंगे। एक और कॉलम उसी में वर्टिकली सब लिखना है। देखिए वर्टिकली याद रखें, नंबर 1 फादर्स नेम, नंबर 2 परमानेंट एड्रेस, नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ, नंबर 4 सेक्स, नंबर 5 नेशनलिटी, नंबर 6 मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस इसलिए लोग आज भरवाते हैं बिकॉज दे आर नोइंग के 2 तरह की एम्प्लॉई है। एक वो एम्प्लॉई है जो शादीशुदा है, दे आर मैरिड। एक ऐसे एम्प्लॉई है जो अनमैरिड, वो उनकी टेक्निक्स होती है, वो बताना मुश्किल है चूंकि एम्प्लॉयर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहां वो अनमैरिड को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहां वो मैरिड को प्रेफरेंस देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। अगर वो इनसाइड का जॉब देंगे तो ऑब्वियसली मैरिड को देंगे, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल मोर। लेकिन कहीं टूर बहुत ज्यादा है, आउटिंग ज्यादा है, बिना समय में किसी भी समय आपको कॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, कहीं भेजा जा सकता है,
वैसी परिस्थिति में वो लोग अनमैरिड को प्रेफरेंस देते हैं। ये उनकी पॉलिसी है, बट आपको लिख देना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, उसमें सब वर्टिकली लिखना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो। आई कैन चैलेंज 3 लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अब मान लेते हैं कि उसका ब्रांच कश्मीर में, जस्ट अज्यूम के उस फैक्ट्री में, उस कॉलेज में मुझे कश्मीर के किसी जगह पर जॉब मिली, तो दे विल गिव प्रेफरेंस टू मी। तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि समी साहब को भेज दीजिए, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड नोज इंग्लिश। अगर इनकी उर्दू अच्छी है तो ये स्टूडेंट को आसानी से टैकल कर लेंगे, क्योंकि वहां उर्दू ज्यादा है। किसी की बांग्ला अच्छी है तो दे विल प्रेफर कि भाई ये बांग्ला भी लिख रहे हैं, कैलकाटा सिचुएटेड जगह है, बर्दवान में ये जॉब है, बेटर ये इनको प्रेफरेंस दीजिए, ही नोज बांग्ला। ये लोकल बहुत सारे काम में जो रेसिडेंट से बात करनी है, लोकल रेसिडेंट, कौन सा शौक आपके अंदर और आपको किन किन चीजों में रुचि है। ये कहीं कहीं इन्वायरमेंटली जॉब में हेल्प ही करता है। पार्टिसिपेशन इन को कोरिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर डिटेल्स, ये जरूर देख लीजिए। मान लीजिए जीसी वैशाली को एक स्पोर्ट्स के टीचर की भी जरूरत, तो वो देखेंगे कि को कोरिकुलर एक्टिविटी में जमाल सर बैडमिंटन काफी पार्टिसिपेट किए, हम लोग बैडमिंटन की टीम में इनका हेल्प ले सकते हैं, यू नो द लॉ। ये इंडोर गेम में चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें भी इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये कैरम बोर्ड की से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इंडोर इस्टेब्लिशमेंट में इनको मेंबर बनाइए या इंचार्ज बना दीजिए, तो स्टूडेंट्स विल बी गेट बेनिफिट। वो जो भी कुरिकुलर एक्टिविटीज रही है, आपने क्रिकेट खेला है, आप हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, व्हाटसोएवर यू डिड यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर। यहाँ पर बात समझ में आ गई आपके? इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले को एवरीवेयर जॉब मिलेगा, विद द डिफरेंस के आप एक बात याद रख लें, इट इज ए वर्शन ऑफ आवर ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बिकम ए सक्सेसफुल person, you need to know 3 languages. First is mother tongue, second is national language, and third one is international language. इन तीनों लैंग्वेज में अगर आपके कोई कमी है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कमी आपकी है। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आपकी हिंदी कमजोर है तो इसे दूर कर लीजिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश को दूर कर लीजिए, क्योंकि यू नीड टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन इंग्लिश। और आपका मदर टंग इसलिए अच्छा होना चाहिए कि मदर टंग ही सीढ़ी है किसी बात को समझाने की। यू माइट बी वॉचिंग दैट फॉर several minutes I am dictating you in English but interpreting you in Hindi। बता तो रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि मदर लैंग्वेज से आगे हम नहीं जा सकते, उसमें आसानी से समझा जा सकता है। टाइम है अभी? Have you got time? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, मुझे इंडिकेट कर देंगे। वो 10:50 हो गया, कितने बजे तक आपका क्लास है? सर 10:40 तक ही था ऐसे तो। पता नहीं उन लोगों ने क्या टाइमिंग रखा है। सर 10:50 से उन लोगों का 10:50 से, तब तो एक्सक्यूज कर दीजिए, क्योंकि अब 2-4 बातें बतानी थी आपको। वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, रेफरेंस और रेफरीज अक्सर लोग नहीं समझते हैं कि ये 2 नाम क्यों डालते हैं किसी एप्लीकेशन में। वो रेफरेंसेस क्या है, उनकी क्या अहमियत है, रेफरीज में हम किसका नाम डालते हैं। और एक आपको थोड़ा टिप्स देंगे, कवर लेटर में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए
जिससे कि आपको बुलाया जाए, पूछा जाए। कवर लेटर इज एप्लीकेशन। ना थोड़ी सी बात बच गई, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज नॉट देयर, सो लेट इट बी ऑन वेंसडे। कोशिश करेंगे उस दिन साफ करना। ओके सर। डू यू एग्री? रुद्र बताया यस जाए। सर, यस सर, एग्री। अगर इसके बाद क्लास नहीं होता तो मैं इसको फिनिश कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, किसी को वेट नहीं करा। ओके सर, इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, और काइंडली मेरा क्लास रहे, और जब कभी भी लिंक बनाए तो एक आध बार आप मॉर्निंग में यू कैन। देखिए फोन बज रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।